अगर आपका सपना है या फिर इच्छा है एक कंप्यूटर साइंस टीचर बनने की, 2023 आप लोगों के लिए सबसे बड़ा साल रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस टीचर, वो भी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एक गवर्नमेंट जॉब लेने की, तो 2023 आप लोगों के लिए ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस माइनस पर। देखते हैं क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आपको पता है, पीछे अभी थोड़े दिनों पहले ही DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की 106 वैकेंसीज आई थी। हरियाणा PGT कंप्यूटर साइंस की 1600 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी ऑन गोइंग है। KVS PGT कंप्यूटर साइंस की 142 वैकेंसीज हमारे सामने आ गई हैं। ये कल ही हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। 142 वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलिंग 5 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है कंप्यूटर साइंस के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने की, TGT और PGT के लिए। तो आप में से बहुत सारे साथी चाहते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में एक रेप्यूटेड एक जॉब हासिल हो जाए, तो उन लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। अभी फिलहाल तक हम DSSB TGT कंप्यूटर साइंस और हरियाणा PGT कंप्यूटर साइंस के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी तो पुरानी हमारी वीडियो जाके देख लीजिए। अब हमारे सामने एक नया अपॉर्चुनिटी आया है, KVS PGT कंप्यूटर साइंस। तो इस पूरी वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में, जहां पे 142 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इसमें पूरी डिटेल जानेंगे। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या सीटेट चाहिए, क्या बीएड होना कंपलसरी है, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना। KVS PGT के पूरा फोकस रहेंगे और थोड़ा देखेंगे कि हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा KVS PGT का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हरियाणा PGT के लिए तो चलिए मान लीजिए कि HTET रिक्वायर्ड है, ठीक है, HTET रिक्वायर्ड है हरियाणा के लिए। बट DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए कोई CTET, HTET, STET रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली KVS के लिए भी कोई CTET रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि PGT का CTET नहीं होता है और DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में भी CTET नहीं मांगता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो हरियाणा छोड़ दे तो मोटे मोटे रूप से DSSB और TGT अपने पास, KVS अपने पास अपॉर्चुनिटी बनती है, जो कि जिनके पास HTET नहीं है उन लोगों के लिए। जिनके पास HTET है उनको लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है। आगे बात करें KVS रिक्रूटमेंट की, तो हमारे सामने ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए 12 सब्जेक्ट, जिसमें से हमारा कंप्यूटर साइंस 1 और टोटल 142 वैकेंसीज आई, जिसमें UR अनरिजर्व 59, OBC की 38, SC 21, ST 10, EWS 14 वैकेंसीज हमारे सामने आई। 5 तारीख से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे और 26/12 तक, यानी कि 21-22 दिन हमारे पास टोटल यहाँ पे मिलेगा फॉर्म फिल करने का। तो गंवाना मत ये अपॉर्चुनिटी, एग्जाम होने में अभी टाइम है, तैयारी हो जाएगी, तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत देना। आगे डिटेल देखें इसमें, इसके बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए। आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE या फिर BTech, किसमें, कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके इक्वलेंट कोई डिग्री हो उसमें, ठीक है। एक ये नहीं है तो क्या होना चाहिए आपके पास, BE और BTech किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, बट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर्स में। पोस्ट ग्रेजुएट PGDA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर्स में, PGDC, ठीक है। या फिर ये हो, या फिर MSc कर रखी हो भाई कंप्यूटर साइंस से, MCA कर रखी हो, या फिर इसके इक्वलेंट कुछ कर रखा हो, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, BCA कर रखी हो, एंड पोस्ट ग्रेजुएट सब किसी भी सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट, डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BSc कंप्यूटर साइंस कर रखी हो या फिर BCA कर रखी हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि अगर PGDC यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स है और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, हिस्ट्री में, किसी में भी कर रखी हो, बट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर का, तो वो भी एलिजिबल होगा। ये सब नहीं करा हुआ, B लेवल करा हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप एलिजिबल हो। B लेवल नहीं करा हुआ, C लेवल करा हुआ है, यहाँ पे C लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये सारी एलिजिबिलिटी आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है। तो इसके अलावा आप लोग इधर उधर ना भटकें, यही आप लोगों के पास एक ऑफिशियल चीज है, इसमें आप लोग अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं,
नहीं तो नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे बोला गया कि बीएड नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि बीएड नहीं चाहिए, नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास है बीएड तो आप लोगों की बेनिफिट में है, नहीं है तो आगे चल के आप बीएड कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रमोशन में फायदा हो। ठीक है, बीएड आपको आगे चल के जॉब लग जाए उसके बाद बीएड कर लेना, और उसके बाद बीएड हो जाएगी और उसमें प्रमोशन में आपको फायदा मिलेगा। है तो ऑलरेडी बहुत सही है। आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट बात, सीटेट नहीं चाहिए, बीएड नेसेसिटी नहीं है तो बढ़िया है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, पे स्केल लेवल 8 का है, बहुत ही बढ़िया हैंडसम सैलरी होती है, 47,600 से लेकर 1,51,100, यानी कि बेसिक पे 47,600 से यहाँ पे आप लोगों को मिलने लगेगा। तो बहुत अच्छी खासी एक सैलरी आपको मिलेगी। मैक्सिमम एज क्या है, अपर एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए। अब कोई मिनिमम एज लिमिट पूछेगा तो भाई 18 साल तो उसकी मिनिमम एज होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने बीई या फिर बीटेक करा होगा, कुछ तो करा ही होगा, 20, 21, 22 जो भी आपकी, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। अब इसके बाद कैटेगरी वाइज आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, वो सारे यहाँ पे है। 5 साल शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी वगैरह कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और विमेन कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे वो यूआर हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे हमारा एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सभी के लिए 10 साल मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम एज, यानी कि विमेन कैंडिडेट के लिए 50 ईयर्स मैक्सिमम है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे विमेन कैंडिडेट्स के लिए, जो एक बार फिर से अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पीछे कभी रह गए थे प्रोफेशनलिज्म में, वो यहाँ पे वापस भी एक बार चांस ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो एज रिलैक्सेशन है आप लोगों के लिए अपनी कैटेगरी के वाइज हिसाब से आप देख लीजिएगा। पूरी पीडीएफ वेबसाइट पे अवेलेबल है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। आगे बात करें तो भाई यहाँ पे जितने भी आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कट ऑफ डेट है यानी कि 26/12 से पहले आप लोगों के पास होना चाहिए। ओबीसी का एनसीएल लगेगा, यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर वाले ही एलिजिबल होंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है उसमें जो ओबीसी आते हैं उनके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वही वही एप्लीकेबल है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली का या फिर और किसी स्टेट का ओबीसी यहाँ पे मान्य नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी लिस्ट है वही मान्य होगी। और बात करें फीस की तो यहाँ पे हमारे लिए पीजीटी की फीस है 1500 रुपये, काफ़ी ज़्यादा है, ये बात मानने वाली है, बट जो है वो है। अब क्या कर सकते हैं, और कोई भी फीस नहीं लगेगी किन के लिए, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। बाकी सभी के लिए, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर यूआर हो, उन सभी के लिए 1500 रुपये फीस लगेगी। सॉरी, ये पीजीटी दोनों की बराबर ही फीस है, 1500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, तो ये रही बात, इतनी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल जान ली। फॉर्म फिलिंग का क्या है, फॉर्म फिलिंग करते हुए आप लोगों को उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है ताकि आगे चल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसका यूज होगा, कहा गया है नोटिफिकेशन में, उसको निकाल के जरूर रखना। तो ये बात थी बेसिक जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे हरियाणा वाले और DSSB वाले से बहुत अलग है। बहुत अलग किस केस में है, पार्ट ए, अगर DSSB वाले अगर आप कैंडिडेट है तो पार्ट ए जो होता है वहाँ पे और यहाँ पे जो पार्ट ए होता है उसमें बहुत अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई 180 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, वहाँ 200 का होता है, यहाँ पे 180 मार्क्स का होता है। 180 मार्क्स 180 मिनट यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम यहाँ पे पूरा मिलेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 3 घंटे का पेपर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट में पेपर को बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट 20 नंबर का जिसमें इंग्लिश और हिंदी आएगी 10-10 मार्क्स की। उसके बाद दूसरा पार्ट 20 नंबर का जिसमें करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के, रीजनिंग 5 मार्क्स की, कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स की। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए फ्री के 5 मार्क्स हैं। ये तो आप वैसे ही इतनी चीजें पढ़ चुके हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर लिटरेसी तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फ्री के 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। रीजनिंग भी बहुत फ्री में मिल जाएगी, यहाँ पे 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी 20-20 40, बाकी बचे 40। तो इस पूरे टोटल को ना मैं पार्ट ए कह देता हूँ।
मैं क्या कहता हूँ, पार्ट ए इस पूरे टोटल को किसने को 20, 20 40 और 40 80, तो इसको मैं कह देता हूँ पार्ट ए, और पार्ट बी कह देता हूँ मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो कि आएगा 100 मार्क्स का, 100 ही क्वेश्चन उसमें होंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट का सिलेबस बताया गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँ, पार्ट 3 जो ये 40 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कॉग्निटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो देखा जाए तो साइकोलॉजी वगैरह के बारे में ये चीज़ें पूछे जाएंगी। यहाँ पे ये सारे पीआरटी में भी होता है, टीजीटी में भी होता है, पीजीटी में भी होता है, तो घबराने की बात नहीं है। अल्टीमेट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है इस 40 क्वेश्चन को टैकल करने के। तो यहाँ पे ये नहीं घबराना कि भाई यहाँ पे ये तैयारी कैसे करेंगे, अरे दुनिया पढ़ा रही है पीआरटी के बारे में, वहां से हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 मार्क्स आ जाएंगे भाई हमारे, ये 20 और 20 40 80 मार्क्स का खाका पूरा यहाँ पे तैयार है आप लोगों के लिए। अगर बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आएगा, तो ये पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने है। उससे पहले छोटी सी बात कर लूँ कि भाई एग्जाम आपका रिटन हो जाएगा, उसके बाद एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो टीयर 1 टीयर 2 कंसीडर कर लो इसे। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 में जाओगे, जिसमें आपका एक डेमो टीचिंग होगा और इंटरव्यू होगा। डेमो टीचिंग यानी कि आपसे पढ़वा के दिखाया जाएगा कि भाई पढ़ाओ, सामने पैनल बैठ जाएगा, उन्हें बोला जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा पढ़ाओ, और उसमें कैसा आप पढ़ाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, फ्लुएंसी कैसी है, आप बोल रहे हो वो कितना पहुँच रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस देखते हुए यहाँ पे 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, जैसे कि नॉर्मल इंटरव्यू होता है वैसे ही 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और इस पूरे 60 नंबर को कन्वर्ट करा जाएगा 30 में। यानी कि अगर आपके डेमो टीचिंग में 30 मार्क्स में से कुछ भी मार्क्स आए, मान लीजिए ए मार्क्स आए, और इंटरव्यू में 30 में से आपके बी मार्क्स आए, तो फाइनल आपके क्या बनेंगे, ए प्लस बी बाई 2, तो ये आपके आउट ऑफ 30 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा कितना, जो भी बनेगा आपका। उसके बाद जो आपका 70 मार्क्स का 70% किसका निकाला जाएगा, 180 का 70% निकाला जाएगा 180 का। मान लीजिए ये है P, और यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया ये Q है, तो फाइनल जो आपका बनेगा, फाइनल आपके मार्क्स जो बनेंगे वो बनेंगे आपके P प्लस Q, जहाँ पे 70 मार्क्स आपका रिटर्न, 30 मार्क्स आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस की पूरी लिस्ट है यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बोला गया कि टेक्स्ट बुक आपकी 11वीं 12वीं की जो टेक्स्ट बुक है कंप्यूटर साइंस की, उससे बाहर सिलेबस नहीं होगा, बट टॉपिक उससे बाहर नहीं होंगे। जो डेप्थ होती है उन चीज़ों की, आपने देखा होगा, वही चीज़ें आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, तो वहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक उन टॉपिक्स की डेप्थ आपसे पूछी जाएंगी। लेवल हायर होगा, टॉपिक्स आपके 11वीं 12वीं वाले होंगे। तो ये आप लोगों को जो 14 चैप्टर दिख रहे हैं, ये आप लोगों को स्कूल की याद दिला रहे होंगे। आप लोगों ने देखे हुए होंगे टॉपिक्स, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो, थिंकिंग प्रोग्रामिंग हो, तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने करी हो। इसका टॉपिक, सब टॉपिक, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिटेल सिलेबस में है। उसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप लोगों को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। तो ये सारा आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस के बारे में PGT KVS की पूरी डिटेल है। अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, या फिर कोई भी सजेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मुझे लगता है कि भाई कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत सालों बाद, क्योंकि अगर KVS की बात करें 4 साल बाद वैकेंसी आई है, हरियाणा की बात करें तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कब आई थी पिछली वैकेंसी, DSSS की बात करें तो पीछे अभी 2021 में ही आई थी, उससे पहले 2017 में आई थी। यानी अगर देखा जाए तो 2021 के बाद फिर से हमारे पास 2022 में मौका मिल रहा है। 2019 की बात थी, पेपर 21 में हुआ, तो 2019 से अगर 2022 देखें तो हम अपने पास बहुत कम टाइम में दोबारा वैकेंसी आ गई है। ये दोबारा इतना बड़ा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले टाइम में जल्दी दिखने को नहीं मिलेगा, जो 2023 में मिल रहा है। तो जितने भी साथी एलिजिबल हैं, जितने भी साथी चाहते हैं, वो जी जान लगा दीजिए, इन तीनों में से किसी एक जगह अपना सिलेक्शन लीजिए और अपनी लाइफ सेट करिए। कोई अगर आप लोगों के पास सुझाव है मेरे पास बताने के लिए, या फिर आपके पास कोई क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी के लिए टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं, वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।